सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग का फ्री का 30 मार्क्स स्कोर करने के लिए हम लोग अब कर रहे हैं केस सिनेरियोस। तो ये जो केस सिनेरियोस का सीरीज है इसको चलिए आगे लेके चलते हैं। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं केस सिनेरियो नंबर 21। केस सिनेरियो नंबर 21 से स्टार्ट किया जाए। क्या बोल रहा है? बोलता है सूरज लिमिटेड द लेसी। अगर लेसर लेसी का कहानी बोल रहा है तो मेरा दिमाग किधर जा रहा है जानते हो? मेरा दिमाग जा रहा है लेसर लेसी मतलब लीज का बात कर रहा है, मतलब AS19 का चर्चा हो रहा है। ओके, बोलता है सूरज लिमिटेड लेसी, लेसी मतलब जो भाड़ा पे लिया है। ओके, acquires machine on lease from चांद लिमिटेड द लेसर। लेसर का नाम क्या? चांद। चांद समझ, चांद भाई, चांद। ठीक है, लेसर चांद है, भाड़ा पे दिया है ऑन 1 अप्रैल 22 फॉर 3 years। और भाड़ा पे कब से दिया? 1 अप्रैल 22 से। ओके, कितने साल के लिए भाड़ा पे दिया है? 3 साल। और बोलता है कि भैया इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन इज ऑल्सो 3 years। सो भैया लाइफ भी 3 साल हो गया तो मेजर यूजफुल लाइफ कवर हो गया। तो तुम जानता ही है ये कौन सा लीज है, समझ गया? मतलब ये फाइनेंस लीज है, तुम समझ गया होगा। अच्छा, मेजर यूजफुल लाइफ कवर हो गया। फिर बोलता है द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज 250। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दे दिया। एंड द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज 2000। इसको तो ठीक करना, यहां मिस्टेक हो गया, ये 2000 नहीं होगा, मतलब ये 20,000 होगा। ये 2000 नहीं होगा, ये 20,000 है। तो बोल रहा है GRV गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी 20,000 बोल दिया। ठीक है, एज पर द लीज अग्रीमेंट द लेसी इज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख पर ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 22। भाई साहब अगर 3 साल का कहानी है, चालू हो रहा है 1 अप्रैल 22, फिर अगला साल आएगा 1 अप्रैल 23 और 1 अप्रैल 24, 3 साल यूज होगा। ये 3 दिन है जब वो 1 लाख करके लीज रेंटल पे करेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके लीज रेंटल पे करेगा। ठीक है, और बोल रहा है, और हाँ 1 लाख, हाँ हो गया। द लेसर हैज गारंटीड अ रेसिडुअल वैल्यू 20,000, वो तो मिल ही गया। अरे ऊपर 20, यही तो 20। तो ये GRB का पैसा उसको कब देना पड़ेगा? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा लीज रेंटल का। और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा? 31। कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा? 31 मार्च 25 को। इस दिन GRB भी पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब उतना वैल्यू का या तो एसेट देना पड़ेगा या तो रुपया देना पड़ेगा। GRB दिया है। ओके, however lesser estimate that it would have a value of 5,000 only after 3 years। अब लेसर को वैल्यूएशन बोल रहा है कितना? लेसर बोलता है उसको लगता है कि 5,000 ही मिलना चाहिए। ठीक है, किंतु लेसर का वैल्यू तो कोई काम का होगा नहीं अभी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा देखो, एट व्हाट वैल्यू मशीनरी वुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो मशीनरी को पहला बात रिकॉग्नाइज करेगा कौन? लेसी। और AS19 क्या बोलता है? लेसी विल रिकॉग्नाइज एट विच वैल्यू? एट फेयर वैल्यू और PV ऑफ MLP मिनिमम लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर में वैल्यू होगा। एंड MLP का मतलब क्या? मिनिमम लीज पेमेंट का मतलब क्या है? बताओ बताओ, क्या क्या मतलब है? वेरी गुड, MLP का में आता है लीज रेंटल एंड प्लस GRV। तो मतलब ये जो लीज रेंटल और GRV है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और मजा का बात है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे डिस्काउंटिंग रेट चाहिए, सब में दिया नहीं। तो टेक्निकली यहां टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपको दे देता हूं डिस्काउंटिंग रेट, आप लिख लो। मान लो आपका डिस्काउंटिंग रेट, जिसको हम लोग IRR बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये मान लीजिए 35% आपको दे दिया, 35%। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू तो है ही 2.5 लाख, और PV ऑफ MLP चेक करना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना इसका। सुना, ये तो पहले साल ही दे दिया, टेक्निकली Y0 हो गया, ये Y1, ये Y2 और ये Y3 हो जाएगा। और मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है एट द रेट 35%। आता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना? 35% 1.35 डिवाइड डिवाइड इक्वल्स टू, तो पहला वाला आ रहा है 0.74, 2 डिजिट ले रहे हैं, बड़ा बड़ा क्या करेंगे, 0.55, 0.41,
और एक तो आएगा 0.30। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हटाओ इसको। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल के कितना आ रहा है, नहीं मैं गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, पहला वाला ईयर में तो 1 लगेगा, सॉरी, अरे वाई 0 है ना, वाई 0 मतलब पहले ही दिन, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख का 1 लाख ही होगा, 1 लगेगा। हाँ ये ध्यान रखना है, 1 लाख इंटू 1 तो आपका 1 लाख ही आएगा, ऑब्वियस सा बात है। चलो चेंज कर, 1 लाख, उसके बाद है 1 लाख इंटू 0.74, ये आ गया 74,000। फिर है 1 लाख इंटू 0.55, ये हो गया 55,000। ये 20,000 इंटू 0.41, ये आ गया 8,200, और टोटल लगा लो 237,200। तो ये क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करेगा एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू था 2,50,000, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी जो तुमने निकाला 237,200। अब वो प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है राउंड ऑफ की वजह से, अपने को लेना होता है विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा आ रहा है 237,200। अपने को ऑप्शन देखना है 237,200 कुछ है क्या, आजू बाजू में 237,400 है, तो ऑप्शन सी को मार्क करते हैं। वो राउंड ऑफ का फर्क हुआ है 200 रुपए का, पर इस क्वेश्चन को ठीक कर लिया ना, क्वेश्चन में मिसिंग डेटा था, 2 करेक्शन था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप खुद करते तो हो सकता कंफ्यूज हो जाते। मिल गया आपको, करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये था केस सिनेरियो नंबर 21। चलिए बच्चे अब केस सिनेरियो नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें देखिए, बोलता आरटीएस लिमिटेड, आरटीएस और द कंपनी, मतलब आगे जाके कंपनी नाम से भी बोलेगा, इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यूरिया बनाता है, ठीक है, हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया, कोई बैकवर्ड एरिया में लगा है तो ग्रांट फंड मिलेगा शायद, which entitles the company to receive from government of India a subsidy of 20% of the cost of investment of manufacturing of equipment and components। तो 20% अपने को ग्रांट मिलने का बात है, तो एसेट के लिए ग्रांट मिलेगा। The company has contract with Indian Railways for a brake component, रेलवे के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहेगा, कोई हम ब्रेक कंपोनेंट बना के देंगे उसको, which is structured such that, क्या स्ट्रक्चर है भाई, the company's obligation is to deliver component to railway stockyard while the delivery terms are X work। X work समझते हो, X work का मतलब है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है ये अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करके माल रेडी रखेगा, रेलवे वाला लोग आके देखेगा, और माल डिलीवरी का दायित्व रेलवे वाला के ऊपर है, मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह का लगेगा ये मैन्युफैक्चरर बियर नहीं करेगा सप्लाई करने के लिए, ये जो बायर है रेलवे वो पे करेगा, ठीक है। द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगेजिंग अ ट्रांसपोर्टर फॉर डिलीवरी, मतलब ट्रांसपोर्टर हम अपॉइंट तो हम कर देंगे, कंपनी कर देगा, किंतु पेमेंट तो रेलवे वाला को करना पड़ेगा इसका, ठीक है। रेलवे सेंड एन ऑर्डर फॉर अ डिफाइंड क्वांटिटी, रेलवे हमेशा एक ऑर्डर दे देता है, डिफाइंड क्वांटिटी बता देता है इतना पीस ऑर्डर का। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितना रेलवे ऑर्डर देता है उतना बना लेता है, एंड इन्फॉर्म्स रेलवे फॉर कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, जब बन के रेडी हो जाता है रेलवे वाला को बोलता है आइए आप इंस्पेक्ट कर लीजिए माल ठीक है कि नहीं। अच्छा, मतलब इंस्पेक्शन सेल हो रहा है, मतलब इंस्पेक्शन करेगा, सही निकलेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और इंस्पेक्शन सेल में जैसी बात बोल रहा है, मेरा दिमाग पहुंच रहा है AS9 की तरफ। AS9 में इंस्पेक्शन सेल के लिए बोला गया है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इंस्पेक्शन होने के बाद। इंस्पेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो वो रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। आगे बोलता है रेलवे रिप्रेजेंटेटिव विजिट द कंपनी फैक्ट्री, वो लोग कंपनी के फैक्ट्री में आया, एंड इंस्पेक्ट द कंपनी, कंपनी को इंस्पेक्ट भी किया, एंड मार्क ईच कंपोनेंट विद अ क्वालिटी चेक स्टिकर, और जो जो चेकिंग कर लिया ठीक है उस पर स्टिकर लगा देता है,
इसे पता चल जाए हाँ ये वाला माल का चेकिंग हो चुका है, क्वालिटी में पास हो गया, अब ये माल उठा के ले जाए, ठीक है। गुड्स वंस इंस्पेक्टेड बाय रेलवे आर मार्क्ड विथ होलोग्राम स्टिकर, वो तो अभी बोला ही, टू ईयर मार्क फॉर डिलीवरी आइडेंटिफिकेशन, जिससे ये इतना पीस में हमने इंस्पेक्ट कर लिया, ये माल डिलीवरी करवा दो बाय द कस्टमर व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स लोकेशन, ठीक है। सेम पॉइंट ही रिपीट किया बेसिकली। द कंपनी रेजेस एन इनवॉइस वंस इट डिस्पैचेस अ, और कंपनी जो है वो कब इनवॉइस रेज करता है, जब वो गुड्स डिस्पैच करता है। मेरे हिसाब से तो जैसे इंस्पेक्शन सेल है तो इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद ही आप इनवॉइस रेज कर लो, डिस्पैच तक का वेट क्या करना है, इंस्पेक्शन सेल है ना, इंस्पेक्शन हो गया मतलब सेल हो गया, ठीक है। एनीवेज ये लोग डिस्पैच पे करता है। The management of RTS is under discussion with the auditor of the company in respect of accounting of a critical matter as regard its accounting with respect to subsequent events. अच्छा, अब कहानी चेंज हो रहा है। भले इस कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ बैठ के कुछ अकाउंटिंग पे चर्चा करना चाहता है, और किसके लिए क्या चर्चा करना चाहता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मतलब वही इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बारे में बात करना चाह रहा है। तो जैसे ये बात बोल रहा है मतलब मेरा दिमाग चला जा रहा है AS4 के तरफ, इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अगर कंडीशन एग्जिस्टिंग और बैलेंस शीट डेट है तो एडजस्टिंग आइटम है, और कंडीशन नॉट एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट है तो नॉन एडजस्टिंग आइटम है, यही बात था उसमें। ओके, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, वो तो समझ गया। दे हैव बीन चेकिंग एज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड provide evidence of condition that existed at the end of reporting period। मतलब कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, इनमें से किसको हम बोले एडिशनल क्या बोलते हैं, एविडेंस आफ्टर बैलेंस शीट, किसको देख के पता चल जाए कि कंडीशन वाज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट। बोलता है नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी को नेशनलाइज कर दे, प्राइवेटाइज कर दे। ये बात कब पता चला, ये आपका यहां पर ही आपका मान लो बैलेंस शीट डेट है, ये आपका अप्रूवल डेट है, बोला इसके बीच में मुझे पता चला कि कंपनी का नेशनलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। सो डिड द कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, नहीं, यहां पर जाके पता चला है, क्योंकि हो सकता है नेगोशिएशन चल रहा हो, जब तक प्राइवेटाइज हो नहीं जाए तब तक कंडीशन एग्जिस्टिंग बोल नहीं सकते। तो नहीं, इट इज नॉट अ कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, इट इज नॉट अ एडजस्टिंग आइटम। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ अ लीगल क्लेम, बोल रहा है ये ईयर एंड है, यहां पर हम लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, यहां अगर सेटल किया तो जनरली यहां पर कंडीशन एग्जिस्ट होगा, केस हो गया होगा पहले से, तो यस कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट बोल सकते हैं। मतलब ये जो है ये एक एडजस्टिंग इवेंट लग रहा है। राइट शेयर इशू है, राइट शेयर इशू तो हठात से हो जाएगा, उसका कोई कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट नहीं होता। स्ट्राइक बाई वर्कफोर्स, वर्कर लोग स्ट्राइक कर दिया, क्या वर्कर लोग बता के करेगा क्या स्ट्राइक, नहीं। अनाउंसिंग प्लान फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, नेगोशिएशन चल सकता है, प्लान तो हट से डिस्क्लोज हो जाता है, कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट, तो एक ही का कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट लग रहा है मुझे, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। द कंपनी हैज रिसीव्ड अ ग्रांट 8 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, अब फैक्ट्री लगाने के लिए एक और अपने को 8 करोड़ रुपया मिला है। पहले 20% का यही बात कर, यही शायद मिला होगा फैक्ट्री लगाने के लिए, 8 करोड़ रुपया मिल गया सेटिंग अप फैक्ट्री, फैक्ट्री लगाने के लिए मिल रहा है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है क्या, ऐसा कुछ बोला नहीं, देखते। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड, न ग्रांट का पैसा से डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, ये तो गलत कर रहा है लोग, एकदम डिसअलाउ हो जाएगा। द कंपनी ऑल्सो रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट, लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिला है तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस एट ऑल इन द बुक्स एंड नो मनी हैज बीन स्पेंट। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो गलत किया ना, तुमको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, S12 बोलता है ये बात। अच्छा, RTS हैज अ सब्सिडियरी, अपना सब्सिडियरी कंपनी भी है, LLP मीडिया एंड क्रिएशन लिमिटेड, LLP, ठीक है, एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अच्छा वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना, ओके, विच प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट का धंधा करता है, ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, मतलब हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, सबसे एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करके न्यूज़पेपर में ऐड डलवा देते, यही होता है, ठीक है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट का धंधा है,
तो एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू का कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? जब वो डिस्प्ले हो जाए एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में, और रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब हमको जो क्लाइंट से पैसा मिलेगा वो मेरा सेल है, वो रेवेन्यू अलग रिकॉर्ड होगा, और इसको करने में जो खर्चा लगेगा न्यूज़पेपर वाला को भी देना पड़ेगा ना, वो अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। LLP invoices client for the commission they are entitled to as well as the media space payable to the newspaper। तो मतलब ये लोग क्या बोल रहा है कि ये लोग अपना कमीशन प्लस स्पेस पेबल दोनों रिकॉर्ड कर लेता, नहीं समझा? मतलब मान ले तुम हमको ऑर्डर दिया कि भैया एक काम कीजिए, टेलीग्राफ नाम का एक न्यूज़पेपर है, उसमें मेरा एडवर्टाइजमेंट चला दीजिए। एडवर्टाइजमेंट का मान लो 10,000 रुपये लगेगा, हम बोलेंगे ये पूरा काम करवाएंगे तुम्हारा, वहां पर जाके हम 2,000 रुपये कमीशन भी लेंगे। तो वही बोल रहा है LLP जब इनवॉइस बनाता है तो उसके अंदर कमीशन और ये दोनों डाल के बना देता है। ठीक है, मांगेंगे हम कस्टमर से दोनों, तो पूरा ही मांग रहा है, पूरा का इनवॉइस बना दिया। ठीक है, बोलता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या 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 आंसर करना है बता। बोलता है व्हेन शुड RTS लिमिटेड कंपनी मेन कंपनी recognize revenue as per the accounting standard notified under company's accounting standard rules? Would your answer be different if inspection is normally known to lead to no quality rejection? सीधा बोल रहा है कि ये लोग रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगा, और मान लो कोई माल रिजेक्ट होता ही नहीं है, उससे क्या मतलब है? इंस्पेक्शन के लिए आता है ना आदमी, तो इंस्पेक्शन सेल है, तो जैसे ही इंस्पेक्शन हो जाए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पैच और कंपोनेंट, डिस्पैच का जरूरत नहीं है, आगे पढ़ के क्या करेंगे। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ कंपोनेंट, हाँ, the assessment would not change, सेकंड वाला पार्ट का आंसर दे रहा है, even in case where inspection is normally known to lead to no quality rejection। हाँ, अगर रिजेक्शन नहीं भी होगा तो इंस्पेक्शन के बाद ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मुझे तो ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, और पढ़ने तो पढ़ लो। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिस्पैच ऑफ कंपोनेंट्स, नहीं, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इंस्पेक्शन सेल में इंस्पेक्शन होने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, भले इंस्पेक्शन में कुछ रिजेक्ट नहीं होगा फिर भी। समझ गए? ओके, क्वेश्चन 2 क्या मांगा देख। इन रेस्पेक्ट, अरे क्वेश्चन ही इतना लंबा बनाया, पढ़ने में 10 मिनट लग गया। इन रेस्पेक्ट ऑफ LLP हाउ शुड द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? वो LLP का बात कर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो वो अपना कमीशन इनकम अलग से रिकॉर्ड करेगा और खर्चा को अलग से रिकॉग्नाइज करवा के दिखाएगा। LLP should record net amount of commission earned by, नहीं, LLP should record net amount of commission, अरे नहीं भाई। फिर बोल रहा है LLP should record gross income from advertisement through media and preparation of advertisement material। हाँ, ग्रॉस इनकम मतलब कमीशन प्लस न्यूज़पेपर वाला का जो पैसा ले रहा था वो, and gross amount of payment to media expenditure incurred for creation of advertisement, करेक्ट। तो इसको अलग अलग रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मतलब जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ग्रॉस मतलब कमीशन प्लस मीडिया वाला को देने के लिए जो ले रहा है न्यूज़पेपर वाला को, और न्यूज़पेपर वाले को जितना देगा वो अलग से खर्चा दिखाएगा। करेक्ट, यही है ऑप्शन नंबर सी। AS9 आ गया ना। अच्छा, प्लीज गाइड द मैनेजमेंट ऑफ RTS एज टू विच वन ऑफ द इवेंट मेंशन फ्रॉम 1 to 5 after the reporting period provide evidence of condition that existed at the end of reporting period। ओ कंडीशन existed on balance sheet date, ये वाला में से पूछ रहा है, तो ये तो हमने बात किया ही था, ये होगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ अ लीगल क्लेम, ऑप्शन नंबर 2। समझ गया? कंडीशन existed on balance sheet date। आगे बोलता है प्लीज गाइड रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट्स मेंशन्ड अबव इन लाइन विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। ऊपर बोला ग्रांट के हिसाब से जो भी बताएं क्या अकाउंटिंग होना चाहिए। हाँ बोलो। बोलता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट, इम्पॉसिबल, डिविडेंड दे ही नहीं सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रांट आउट इज इनकरेक्ट, हाँ इनकरेक्ट। इन सेकेंड केस नॉट रिकॉर्डिंग लैंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज करेक्ट, अरे नहीं, जो 8 करोड़ का मिला था उसमें डिविडेंड तो आप दे नहीं सकते, वो बात तो सही है, किंतु जो लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था उसको बुक्स में नॉमिनल वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, तो सेकंड पार्ट रॉन्ग हो गया ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज करेक्ट ना, तो बचा तीसरा ही राइट होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ ग्रांट इज इनकरेक्ट, करेक्ट, ठीक बोल रहा है। इन सेकंड केस मतलब वो लैंड का बात कर रहा है,
लैंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट नॉमिनल वैल्यू, करेक्ट, नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर कोई नॉमिनल वैल्यू दिया है तो वो रिकॉर्ड करो, अगर नॉमिनल वैल्यू नहीं बोला तो 1 रुपीज में रिकॉर्ड करो, वही है ना रूल। तो नॉमिनल वैल्यू ऑप्शन नंबर डी सही है, डी। और है बस खत्म, ये 4 क्वेश्चन था इसे, फिनिश। चलिए दोस्त, अब अगला केस सिनेरियो 23 पे चलते हैं। 23 यहां तक एकदम सब मजे में ना। चलो 23 बोलते सुमन लिमिटेड, कंपनी का नाम दिया, is in business of manufacturing electronic equipments and selling these at its various outlets। तो भैया ये लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है और अलग अलग आउटलेट में अपना बेचता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर इक्विपमेंट सोल्ड, तो इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। जैसे इंस्टॉलेशन सर्विस बोल रहा है, मेरा दिमाग फिर से मेरे को याद दिला रहा है AS9 इंस्टॉलमेंट सेल का बात करता है। और इंस्टॉलमेंट सेल का क्या कहानी था कि अगर तुम्हारा इंस्टॉलमेंट बहुत नॉर्मली ऑर्डिनरी टाइप का है तब तो डिलीवरी के बाद ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाए, किंतु इंस्टॉलेशन थोड़ा स्पेशल नेचर का, अगर हम लोग उसका अलग से पैसा लेते हैं तो डिलीवरी के बाद सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड हो जाएगा, किंतु इंस्टॉलेशन का जो पैसा हम ले रहे हैं सामने वाले से वो इंस्टॉलेशन के बाद ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए। याद आ गया? ओके। फिर क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्री 1 ईयर वारंटी ऑन ऑल सोल्ड प्रोडक्ट्स, और जो भी प्रोडक्ट सेल करता है इलेक्ट्रॉनिक का उसमें 1 ईयर का वारंटी भी देता है। अगर वारंटी दे रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉग्नाइज सेल तो रिकॉग्नाइज कर लो डिलीवरी ऑफ गुड्स के बाद ही, किंतु अगर वारंटी देता है तो फ्यूचर में वारंटी में कुछ सामान आ सकता है जिसमें वो खर्चा करना पड़ सकता है, और फ्यूचर में एंटीसिपेटेड लॉस है उसके लिए प्रोविजन बनाना चाहिए। मतलब मुझे यहां पर AS29 भी थोड़ा दिख रहा है, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, मेरे को तो दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है बीच रिसोर्ट्स आर लीडिंग रिसोर्ट इन द सिटी, सिटी के अंदर बीच रिसोर्ट है, तो लो नाम भी सोच के रखता है ना कभी कभी, बोलता सिटी के अंदर क्या है, बीच है, बीच रिसोर्ट तो बीच के पास होना चाहिए, ठीक है। एनीवेज छोड़ो। इट परचेज 5 एयर कंडीशन फ्रॉम सुमन लिमिटेड, हमसे 5 एयर कंडीशन खरीदा फॉर इट्स रिसोर्ट, ठीक है। सुमन लिमिटेड सोल्ड 5 AC टू बीच रिसोर्ट फॉर 45,000 ईच, एक एक का 45,000, विच इंक्लूड इंस्टॉलेशन फीस 1,000 फॉर ईच AC, और 1,000 रुपए उसमें इंस्टॉलेशन का। मतलब एक्चुअली में ये बोलना चाह रहा है कि जो 45,000 पे कर रहा है उसमें प्रोडक्ट के लिए तो 44,000 हम लोग मांगे हैं, और 1,000 किसका लेते हैं हम लोग, इंस्टॉलेशन के नाम का लेते हैं, ठीक है, हर AC का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द कंपनी ऑल्सो ऑफर 1 ईयर वारंटी फॉर एनी रिपेयर, हम लोग वारंटी भी दिए उसको 5 AC पे, तो ठीक है 2 वारंटी, भाई धंधा करना तो देना ही पड़ेगा सब। The company also offered ₹500 per AC as trade discount, बोले जो एयर कंडीशन है ना इसमें 500 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, यानी एयर कंडीशन का सेल वैल्यू मेरे लिए कितना है 43, 500 पर एयर कंडीशन, इंस्टॉलेशन का तो 1,000 रुपए है, ठीक है। बीच रिसोर्ट प्लेस ऑर्डर ऑन 15 मार्च 24, 15 मार्च को वो ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, एंड मेड पेमेंट ऑन 20th मार्च, 20th मार्च को पेमेंट भी कर दिया। AC वेर डिलीवर्ड ऑन 27 मार्च, 27 मार्च को डिलीवर भी हो गया। जैसे डिलीवर हो जाएगा एयर कंडीशन, हम ये वाला रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इनटू 5 AC का। एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीट ऑन 5th अप्रैल, तो इंस्टॉलेशन अगले साल जाके, ईयर एंड अगर 31 मार्च मान लेते हैं तो अगले साल जाके इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है, तो इंस्टॉलेशन का जो रेवेन्यू इनटू 5 AC यानी 5,000 वो अगले साल जाके रिकॉग्नाइज होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मेरा करंट ईयर जो है वो एंड हो रहा है 31 मार्च 24, इसके अंदर ये AC का सेल वैल्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, और अगला साल यानी 24-25 में 5,000 रुपए इंटू 5 कर लो, मैं इंटू कर ही देता हूं, इंटू 5, 43,500 इंटू 5 मतलब 2,17,500 करंट ईयर में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और इंटू 5,000 अगले साल रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए रेवेन्यू। और हाँ वो
जो वारंटी दे रहे हैं उसके लिए एक प्रोविजन भी बनाना चाहिए। कितना प्रोविजन, इसका कोई डेटा दिया नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में हमें प्रोविजन बनाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी एज ऑन 31 मार्च 24। तो ईयर के एंड तक सिर्फ एसी का वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 217,500। ऑप्शन मिल गया मुझे, ऑप्शन नंबर बी 217,500। फिर बोलता है हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगले साल जो इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू 5,000, तो अगले साल मुझे 5,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बोले यहां तक ठीक है। अच्छा, और आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के लिए क्या अकाउंटिंग होगा, जो हम लोग 500 रुपए ट्रेड डिस्काउंट दिए। ट्रेड डिस्काउंट तो कभी बुक्स में रिकॉग्नाइज होता ही नहीं है वरना, कभी रिकॉग्नाइज होता ही नहीं है। क्या बोल रहा है, द सेम विल बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली इन पीएल, ना रिकॉग्नाइज होता ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग रेवेन्यू, हाँ डिडक्ट करके हम रेवेन्यू निकालेंगे, ये सही लग रहा है मुझे। फिर बोलता है ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉग्नाइज, नहीं विल बी रिकॉग्नाइज नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, वो प्रोडक्ट का वैल्यू से माइनस करके रेवेन्यू में आएगा मेरा 43,500। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर वारंटी प्रोवाइडेड बाई इट एज पर AS 29, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रिएट करना चाहिए उसको। पहला ऑप्शन बोल रहा है ए, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गलत। As there exists a present obligation to provide warranty to customer for 1 year, the company should estimate the amount that it may have to incur considering various factors, including past trend, and create a provision as per AS 29। ये तो एकदम सही लग रहा है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, अकाउंटिंग फॉर क्लेम विल बी डन ऑन कैश बेसिस, रॉन्ग। एज पर द कंपनी, as the company is not charging separately for warranty provided, there is no need to create provision, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, AS 29 बोला ये बात। हाँ, AS 9 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो पूरा सेल का, और 29 बोलता है प्रोविजन बना लो, बस फिनिश। और क्या, बस ये भी खत्म। चलिए अब केस सिनेरियो नंबर 24 देखते हैं। केस सिनेरियो 24 में क्या बोल रहा है, मार्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज which is starting a new manufacturing plant in X village। कोई विलेज में नया प्लांट चालू कर, बढ़िया। It has commenced construction of plant on 1st April 23 and has incurred the following expense। प्लांट बनाने का ये सब खर्चा किया, क्या खर्चा कर रहा है, बोलता है it has acquired land for installing plant। प्लांट लगाने के लिए पहले लैंड चाहिए ना, हवा में थोड़ी ना लटकेगा प्लांट, तो बोलता है 50 लाख रुपए खर्चा कर दिए लैंड पे। ठीक है, ये तो प्लांट बनाने का खर्चा है, ठीक है। It incurred 35 lakh for material and direct labor cost for developing the plant। अच्छा, प्लांट डेवलप कर रहा है तो 35 लाख और खर्चा कर दिया, हाँ तो ये भी तो प्लांट बनाने का खर्चा है, हाँ तो ठीक है, प्लांट के कॉस्ट में जोड़ देंगे 50 लाख प्लस 35 लाख, अगर मेरे को प्लांट का कॉस्ट पूछा तो। नेक्स्ट, द कंपनी इनकर्ड ₹10 lakh फॉर ओवर हेड ऑफिस एक्सपेंस एट न्यू दिल्ली विच इंक्लूड रेंट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ना, ये जो हेड ऑफिस में खर्चा हुआ, ये प्लांट बनाने का खर्चा है कि बिजनेस को रन करने, बिजनेस को रन करने का, प्लांट बनाने का तो खर्चा नहीं है, तो ये प्लांट के कॉस्ट में ऐड नहीं आएगा, ये पीएल में चार्ज हो जाना चाहिए। अगर तुम से पूछेगा इसका क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा इट शुड बी चार्ज टू पीएल। समझ रहा है। नेक्स्ट, द कंपनी बोरोड 25 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ प्लांट। अच्छा, 25 लाख का बोरिंग लिया एट द रेट 12% पर एनम ऑन 1 अप्रैल 23, और 1 अप्रैल को लोन ले लिया, तो जब तक ये प्लांट बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट इसमें कैपिटलाइज होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बीच में सस्पेंशन आ गया तो उतने दिन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता, चार्ज टू पीएल होता है, तो बताइए। और जैसे प्लांट बन के रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो जाएगा तो हम कैपिटलाइजेशन सीज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक, पढ़ते। The company borrowed 25 lakh for construction work of plant at 12% per annum on 1st April 23। ठीक है। Director Finance of the company incurred travel and meeting expense amounting to 5 lakh during the year for arrangement of his loan। लोन के लिए इधर उधर भटक भटक के लोन इकट्ठा किया है, 25 लाख का लोन लाने के लिए 5 लाख का खर्चा किया। नालायक कहीं का, कैसा डायरेक्टर रखा है फाइनेंस का। एनीवेज, ये तो भटकने का खर्चा है,
ये एसेट के कॉस्ट के साथ तो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, करेक्ट? ओके, फिर और क्या बोल रहा है? ऑन नवंबर 123 काम चालू हो गया था अप्रैल में, अब नवंबर में द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ प्लांट वर इंटरप्टेड as the local people along with activists have raised issues relating to environmental impact of plant being constructed. Due to agitation, the construction activities came to standstill for 3 months. बोला 3 महीने के लिए काम रुक गया। अगर काम रुक गया तो ये सस्पेंशन है, तो इतने दिनों का इंटरेस्ट तो मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता। With the help of government and NGOs, the agitation was over by February 28th February 2024. अच्छा, फरवरी में जाके एजिटेशन रुका। एंड द वर्क रिज्यूम, मतलब वर्क मार्च से रिज्यूम हुआ। सुना, 1 नवंबर से लेके अप्रैल 28, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना सस्पेंशन था, 3 महीना नहीं। ये लोग 3 महीना लगाया था एस्टिमेट, किंतु काम 28 फरवरी के बाद से चालू हुआ है, मतलब 4 महीना सस्पेंशन रहा। एक साल में 12 महीना होता है, 4 महीना सस्पेंशन ही है, तो 8 महीना काम हुआ है। तो ये 4 महीने का जो भी इंटरेस्ट का खर्चा होगा ना, वो पीएल में चार्ज होगा, और ये जो 8 महीने का खर्चा है वो कैपिटलाइज हो सकता है, इंटरेस्ट का कॉस्ट। नहीं समझा? हमने लोन कितने का ले रखा है? 25 लाख रुपए का। इसमें इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट है? 12%। 8 महीने का इंटरेस्ट 8/12 कर लो, तुम समझ रहा है कितना आता है? 2 लाख रुपए आता है। तो इसका मतलब 2 लाख का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, और 25 लाख इंटू ये 4 महीने का 1 लाख पीएल में चार्ज हो जाएगा। समझ रहा मेरा बात? क्योंकि लोन 25 लाख का था, उस पर 12% इंटरेस्ट रेट है, 4 महीना सस्पेंशन, वो कैपिटलाइज नहीं होगा, 2 लाख और कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये भी कॉस्ट के साथ तो जुड़ना चाहिए। अच्छा, फिर बोलता है हाउएवर टू बैलेंस द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का इंपैक्ट जो पड़ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कंपनी, गवर्नमेंट ने हमें कंपनी को बोला टू इंस्टॉल सर्टेन डिवाइस फॉर विच कंपनी हैज टू इनकर 6 लाख इन मार्च 24। बोले 6 लाख का नया डिवाइस भी उस प्लांट में लगाना पड़ा, जिससे वो पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, एनवायरमेंट को बचा सके। समझ रहा है ना? कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। तो ये भी प्लांट के अंदर जुड़ेगा, तो प्लांट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाना चाहिए। बोलता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, और बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट ऑफ प्लांट में क्या ऐड नहीं होगा? लैंड का कॉस्ट ऐड होगा, मटेरियल लेबर का कॉस्ट ऐड होगा, हेड ऑफिस एक्सपेंस ऐड नहीं होगा, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा 8 महीने का। तो कौन सा एकदम ऐड नहीं होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी। ये जो बात पूछ लिया ये बेसिकली AS10 का बात पूछ लिया, करेक्ट? प्लांट का कॉस्ट का बात कर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? हाउ मच अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज विद प्लान। वो तो हमने बात किया, 25 लाख का लोन, इंटरेस्ट 12%, 8 महीना कैपिटलाइज होकर 4 महीना तो सस्पेंशन पीरियड है, उसका कैपिटलाइज नहीं हुआ, तो कितना निकला था? 2 लाख रुपए। तो कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपीस। इज इट ओके? समझ आ रहा है? नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एज ऑन 31 मार्च विल बी। ओ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट क्या क्या आएगा? कैलकुलेटर निकाल, जोड़ लेते हैं, एक एक करके जोड़ लेते हैं। मुन्ना कैलकुलेटर निकाल लो, मैं बताता हूं। पहला तो आपका लैंड का कॉस्ट है 50 लाख, दूसरा मटेरियल लेबर का कॉस्ट है 35 लाख, ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है 2 लाख, और ये 6 लाख रुपया का एक इक्विपमेंट लगाया था। जोड़ा सबको, 93 लाख आ रहा है ना? देख लो ना, 50 लाख, 35 लाख, 2 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, और 6 लाख, 93 लाख। ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 93 लाख। हो गया? आगे चलो, आगे आगे। फोर्थ क्या पूछ रहा है? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? तो बच्चा लोग बोल रहा है भैया 93 लाख का एसेट है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो भैया 93 लाख का भैया 10% तो कितना होगा? 9,30,000। बस ये गलती मत कर। क्यों भैया? प्लान कोई भी फिक्स एसेट, AS10 क्या बोला है? डेप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट व्हेन द एसेट इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये प्लान क्या रेडी हो गया कि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है?
भैया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक रेडी हुआ ही नहीं है, तो रेडी हुआ ही नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे मुन्ना? तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं हो पाएगा, तो आंसर है नहीं। हाँ, जब रेडी होगा उस दिन से मैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट करूँ। समझा? क्लियर? हाँ, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये भी AS10 का इक्वेशन, मतलब ये पूरा का पूरा बात, ये AS10, ये AS10 का बात पूछा था, बस ये एक तो AS16 का बात पूछ लिया, बस हो गया। ये कौन सा था? केस सिनेरियो नंबर 24। चलिए बच्चे, अब करेंगे अगला केस सिनेरियो 25। केस सिनेरियो नंबर 25 क्या बोल रहे हैं देखिए। बिलव फाइनेंस लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इज अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। क्या बोला समझा? बिलव फाइनेंस लिमिटेड कोई कंपनी है, वो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। अच्छा, which is in the business of lending loan to small business and earn interest on। अच्छा, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, तो ये लोन देने लेने का काम करता है, तो इन लोग के लिए जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा किसी भी सोर्स से, या किसी भी सोर्स से अगर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, तो ये इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। क्योंकि फाइनेंस बोल रहा है तो जैसे ही, तो मेरे दिमाग में AS3 का घंटा बजने लग गया कि भैया कैश फ्लो से कुछ पूछेगा, मैं समझ गया। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज लेंट 50 करोड़ एंड अर्न 1.5 करोड़ एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मुन्ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन अर्न किया है, ये इन लोग के लिए कैश मिला है, तो इनफ्लो है, वो तो समझ गया, मगर क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाएगा? नॉर्मल कंपनी होता, नॉन फाइनेंशियल, तो मैं बोल देता ये इन्वेस्टिंग है, पर ये तो फाइनेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस है, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आगे, the company had surplus fund during the year and invested then in fixed deposit, कहीं फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला है with bank and earn interest on FD 20 लाख। तो ये जो 20 लाख इंटरेस्ट अर्न किया है, तो फाइनेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस है, तो ये इंटरेस्ट इनकम भी इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ओके, द कंपनी ऑल्सो अक्वायर्ड गोल्ड लोन यूनिट फॉर 10 करोड़। ये इसने कहीं पर पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया है, तो ये पैसा लगाया है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग देयर। एंड कंपनी प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लोन 15 करोड़ टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी। उनका कोई सब्सिडियरी है, उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। ओ, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है सब्सिडियरी को। कुछ याद आ रहा है? एक AS आप पढ़े होंगे, AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और वहां पर बोला हुआ है सब्सिडियरी अपना रिलेटेड पार्टी है, अगर उसको कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं तो उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, राइट? ओके, फिर बोलता है द कंपनी पेड टोटल इनकम टैक्स 75 लाख। इनकम टैक्स का जो पेमेंट है, ये कौन सा एक्टिविटी होता है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, ये भी आपको पता ही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। बोलता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ भाई, बोलना क्या क्वेश्चन है, कर देंगे आंसर। बोलता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 इंटरेस्ट इनकम 1.5 करोड़ अर्न ऑन, क्या लिखा? अर्नड ऑन। अच्छा, 2 बार अर्नड ऑन लिख दिया, 2 बार क्यों आएगा? अर्नड ऑन लोन गिवन बाय कंपनी विल बी डिस्क्लोज्ड। तो भैया क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा, और अगर फाइनेंशियल नहीं होता, नॉन फाइनेंशियल कंपनी होता, तब तो इन्वेस्टिंग हो जाता। ठीक है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 इंटरेस्ट इनकम 20 लाख जो फिक्स डिपॉजिट से कमाया, अर्न फिक्स डिपॉजिट विद बैंक विल बी डिस्क्लोज। अरे भैया फाइनेंसिंग कंपनी तो कोई भी इंटरेस्ट लेना देना तुम्हारा कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो भाई साहब ये आपका कौन सा एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, वो मेरा फेस थोड़ा सा रुक गया था, अभी तो ठीक हो गया है। ठीक है, वो 2 सेकंड के लिए प्लीज माफी चाहता हूं, माफी माफी माफी। ठीक है, टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल ग्लिच। आगे आइए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 अमाउंट पेड फॉर अक्वायरिंग गोल्ड लोन यूनिट विल बी डिस्क्लोज। गोल्ड लोन यूनिट विल बी डिस्क्लोज। अच्छा, तो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये अपने लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहां तक ठीक है। और फिर बोलता है, अरे अभी भी 2 क्वेश्चन और है बाबा। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 टोटल इनकम टैक्स ऑफ 75 लाख पेड फॉर द ईयर विल बी डिस्क्लोज।
इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कौन सा एक्टिविटी है? इनकम टैक्स पेड तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और लास्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, इज एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर टू मेड इन रिलेशन टू interest free loan of 15 crore provided by the company to its wholly owned subsidiary? If yes, as per which accounting standard? तो भैया सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। AS 3 नहीं, AS 18 होगा, AS 13 नहीं है, नो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, यस डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। फिनिश हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा मेरे को जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और उम्मीद करता हूं कि ये फायदेमंद होगा आपको। ये सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने भी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है सबके साथ शेयर करो। अभी दे रहे हैं, फ्यूचर में दे रहे हैं, कभी भी दे रहे हो, ये हमेशा काम का रहेगा, ठीक है? क्योंकि 30 मार्क्स इससे आता है मुन्ना, 30 मार्क्स, ठीक है ना? और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो 30 मार्क्स हम चाहते हैं कि बच्चों को मिले, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय।